भरोसा, बदलते भारत की शान। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कृषि दर्शन कार्यक्रम में। स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, हमारा ये कार्यक्रम एक माध्यम है आप तक कृषि जगत में हो रही हलचलों की जानकारियां पहुंचाने का। बता दें, हमेशा की तरह लेकर आए हैं हमारे तीनों सेगमेंट्स, विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। और इन तीनों सेगमेंट्स के जरिए आज हम आपको बताने वाले हैं मशरूम की खेती के बारे में। आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं असम की एक सफल महिला किसान से और जागरूक करने वाले हैं सरकारी योजनाओं के प्रति। तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं। आइए किसान भाइयों बहनों, नजर डालते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। आज के सेगमेंट में बात होगी मशरूम की खेती की। बता दें आपको कि इसकी बढ़ती हुई मांग के चलते हमारे किसानों का, यानी कि आप लोगों का रुझान जो है इसकी खेती की ओर बढ़ता जा रहा है। और बढ़े भी क्यों ना, इसमें लागत जो बहुत कम लगती है और ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। तो किस तरह से कर सकते हैं आप मशरूम की खेती, आइए जानते हैं। झारखंड के 84% किसान छोटे और सीमांत हैं। कम जोत की वजह से खेती करना इनके लिए बहुत ज्यादा फायदे का सौदा नहीं है। ऐसे किसानों के लिए बेहतर होगा कि कम जमीन में ज्यादा कमाई वाली फसलें उगाएं। मशरूम की खेती ऐसी ही है। एक कमरे में मशरूम उगाकर अच्छी कमाई की जा सकती है। झारखंड, जहां पहले से ही प्राकृतिक रूप से उगी मशरूम खाने का चलन है, इसकी खेती के लिए एकदम उपयुक्त जगह है। झारखंड में धान बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। अध्ययनों से ये बात सामने आई है कि 38% धान की पराली बिना इस्तेमाल के बेकार चली जाती है, जबकि इससे आयस्टर मशरूम उगाकर छोटे और सीमांत किसान अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पर्वतीय और पठारी क्षेत्रों के लिए कृषि प्रणाली अनुसंधान केंद्र यहाँ मशरूम की खेती को प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहा है। ये केंद्र ICAR के अंतर्गत ही काम करता है। इस केंद्र ने रांची के आसपास 3 गांव आयस्टर मशरूम के लिए गोद लिए और मशरूम की खेती का प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन जैव प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से चलाए जा रहे बायोटेक किसान हब परियोजना का हिस्सा था। 2019 में जब ये परियोजना शुरू की गई, तब तीनों गांवों में किसानों की औसत कृषि आय 1,70,000 रुपए सालाना थी। कृषि प्रणाली अनुसंधान केंद्र ने तीनों गांवों में किसानों को मशरूम की खेती का प्रशिक्षण दिया। 2019 में प्रशिक्षण के बाद सरबाल गांव के 57 किसानों ने आयस्टर मशरूम की खेती शुरू की। शुरुआत में 3,081 किलो मशरूम का उत्पादन हुआ और किसानों को 3,96,000 से भी ज्यादा आमदनी हुई। इस कामयाबी के बाद अगले साल सरवाल गांव में आयस्टर मशरूम उगाने वालों की संख्या 88 तक जा पहुंची और उत्पादन रहा 7.7 टन यानी 77,000 किलो। इस कामयाबी से खुश होकर गांव की महिला किसानों ने एक समूह बनाया जिसका नाम था
सरवाल आजीविका महिला मशरूम उत्पादक संघ। इसके अलावा कई ऐसे समूह भी वजूद में आए जिनकी दिलचस्पी ताज़ा मशरूम का मूल्यवर्धन में थी। खासतौर से वो पाउडर, ड्राई मशरूम और अचार बनाकर बेचने लगे। स्थानीय बाजारों में इन उत्पादों की ठीक ठाक कीमत मिल गई। बसंती देवी कुछ दिन पहले तक दैनिक मजदूर के तौर पर काम करती थी और छोटी सी दुकान भी चलाती थी। इससे उन्हें 24,750 रुपए की औसत आय होती थी। जब प्रशिक्षण के बाद इन्होंने घर के ही खाली कमरे में मशरूम की खेती की तो आमदनी 43,200 रुपए तक जा पहुंची। इसी तरह छरिया लाकड़ा अपनी छोटी सी जमीन पर धान और वर्षा आधारित दूसरी फसलें उगाकर साल औसतन 49,500 रुपए कमा रही थी। मशरूम से उनकी आमदनी 94,500 रुपए तक जा पहुंची। तो ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ बता दें कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब देखते हैं अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। आज के सेगमेंट में लेकर चलेंगे हम आपको पूर्वोत्तर राज्य में। जी हां, पूर्वोत्तर के असम का रुख आज हम करेंगे। वहां पर रहने वाली नवनीता दास से आपकी मुलाकात करवाएंगे। बता दें, जैविक खेती करती हैं ये, इसमें इन्होंने सफलता भी हासिल की है और अन्य किसानों को इसे अपनाने के लिए प्रेरित कर रही हैं। तो आइए इनसे मुलाकात करते हैं, जानते हैं इनकी कामयाबी की दास्तान।
असम के जोरहाट जिले की रहने वाली नवनीता दास एक युवा ऊर्जावान प्रगतिशील महिला हैं। उन्होंने हाई पास स्कूल लर्निंग सर्टिफिकेट परीक्षा करने के बाद सहायक नर्स के रूप में प्रशिक्षण लिया। इनके पिता एक किसान थे। कृषक की बेटी होने के नाते इनके दिल में कृषि को लेकर एक खास जगह थी। हॉस्पिटल आते जाते समय सड़क के दोनों ओर हरियाली देख उनका आकर्षण खेती की ओर होता था। यही कारण था कि वर्ष 2010 में सरकारी अस्पताल से नर्सिंग की नौकरी छोड़कर नवनीता दास ने जैविक खेती की शुरुआत की। अब वो एक प्रतिष्ठित प्रगतिशील किसान हैं और नवनीता ऑर्गेनिक फार्म की मालिक भी हैं। 2014 में नवनीता दास का पहला औपचारिक प्रशिक्षण एक प्रशिक्षण कार्यक्रम था जो कि उद्यानिकी फसल पर था। ये असम के कृषि विभाग द्वारा आयोजित किया गया था। इसके बाद इन्होंने नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयी राज्यों RKVY असम के लिए बागवानी मिशन के तहत प्रशिक्षण में भाग लिया। शुरुआत में नवनीता दास केवल पारंपरिक खेती तक ही सीमित थी, पर बाद में इन्होंने खेती के अलावा मछली पालन और पशुपालन भी करना शुरू कर दिया। वर्तमान में इनका खेत एक छोटा सा कृषि केंद्र बन गया है। फूलों का उत्पादन जिसमें एंथ्यूरियम, जरबेरा, ग्लैडियोलस, कंद आदि प्रमुख हैं, जिनकी खेती इनके खेतों में देखने को मिलती है। धान की खेती के साथ ही विभिन्न प्रकार की दलहनी फसलें, तिलहन, फल और सब्जियों की खेती भी इनके खेतों में शामिल है। इनके अलावा विभिन्न नस्लों की मुर्गियों, इंद्रधनुष, रोस्टर, बोनरोजा, कड़कनाथ, तुर्की, गनिया फाउल, कबूतर बत्तख की भारतीय और विदेशी नस्ल को भी इन्होंने शामिल किया है। कृषि के क्षेत्र में नवनीता दास को उत्कृष्ट योगदान के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। कृषि के क्षेत्र में भारत के कृषि उपराष्ट्रपति किए हैं। साथ ही इन्होंने आने वाले नवयुवकों के लिए प्रोत्साहन का काम किया है। उनके खेत की खूबसूरती को देखने के लिए कई युवा कृषक उनके खेत पर जाते हैं। साथ ही उनके सराहनीय काम को देख वो भी उनके नक्शे कदम पर कृषि को अपनाकर अपना भविष्य बनाने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। तो किसान भाइयों बहनों, ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसके साथ बता दें कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी।
इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद किसान भाइयों बहनों, आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए अब आपको दिखाते हैं अगला सेगमेंट, फार्मिंग इंडिया। फार्मिंग इंडिया में आज बात होगी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की। सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिससे कई करोड़ों किसान लाभान्वित हुए हैं। अगर आप भी अभी तक इसके बारे में जागरूक नहीं हैं, तो आइए आपको बताते हैं आखिर ये योजना क्या है, किस तरह से आप अपनी मिट्टी की सेहत को सुधार सकते हैं। योजना का हिस्सा है। अध्ययनों से पता चला है कि इस कार्ड की सलाह पर की गई खेत से लागत में 8 से 10% की बचत हुई है। इस कार्ड का एक पोर्टल बना हुआ है, किसान वहां से भी अपना कार्ड प्रिंट करवा सकते हैं। इस पोर्टल पर 21 भाषाओं में खेती के बारे में बहुत सी जानकारियां उपलब्ध हैं। किसानों के लाभ के लिए प्रशिक्षण, प्रदर्शनी और किसान मेलों का भी आयोजन किया जाता है। 2019-20 के दौरान आदर्श ग्राम विकास के नाम से एक परियोजना शुरू की गई है, जिसके तहत खेतों से मिट्टी के नमूने उठाए गए। परियोजना के तहत हर ब्लॉक से एक गांव लिया जाता है और वहां मिट्टी के नमूने जमा करके उनकी जांच होती है। इस तरह हर गांव में 1 हेक्टेयर रकबे की जमीन से नमूने लिए जाते हैं। किसान भाइयों
बहनों, आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। एक सुरक्षा कवच है ये आपकी फसलों के लिए। बता दें, बहुत ही कम प्रीमियम दर आपको इसमें देना होता है और अगर कोई भी प्राकृतिक आपदा के चलते नुकसान हो जाए तो उसकी समय पर भरपाई भी हो जाती है। तो किस तरह से आप करवा सकते हैं अपनी फसलों का बीमा, आइए आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदा, कीड़े और रोग की वजह से सरकार द्वारा अधिसूचित फसल में से किसी नुकसान की स्थिति में किसानों को फसल बीमा और वित्तीय सहायता देना मुख्य काम है। इसके अलावा किसानों की खेती में रुचि बनाए रखने के प्रयास एवं उन्हें स्थायी आमदनी उपलब्ध कराना भी इस योजना का उद्देश्य है। कृषि के क्षेत्र में दिनों दिन हो रहे बदलाव और नई आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी इस योजना का एक उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के मामले में बीमा प्रीमियम बहुत कम रखा गया है। किसानों को खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ किसान कुछ विशेष बातों का ख्याल रखें। जैसे फसल की बुआई के 10 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फॉर्म भरना जरूरी होता है। फसल काटने से 14 दिनों के बीच अगर आपकी फसल को प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान होता है, तब भी आप बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। बीमा की रकम का लाभ तभी मिलेगा जब आपकी फसल किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से ही खराब हुई हो। किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान नजदीकी बैंक की शाखा में जाकर फसल बीमा योजना का फॉर्म भर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। किसानों के हित के लिए केंद्र सरकार द्वारा नित नए नियम और योजनाएं बनाई जा रही है। ऐसे में साल 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है, जिससे किसानों की सहूलियत और बेहतर विकास होने में मदद मिल सके। बीते सालों में इस योजना का लाभ उठाकर किसानों ने और भी मजबूती के साथ कृषि में अपना योगदान देकर सफलता हासिल की है। इस योजना का उपयोग कर भारत के लगभग हर प्रदेश के किसान काफी हद तक लाभान्वित हुए हैं। साथ ही साथ अपनी आय दुगनी करने में भी इन्हें इस योजना के जरिए मदद मिली है। अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ बता दें, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद है जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई हैं, सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। एक विशेष जानकारी और आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर। दोबारा हमारा ये कार्यक्रम आप देख सकते हैं। साथ ही बता दें, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है krishidarshandddk@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।